Hello learners, now we are into part 2 of chapter 2 psychology class 11th NCERT के लिए। अभी तक हम लोग ने फर्स्ट सेशन में देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय मेथड्स क्या होते हैं साइकोलॉजी के। हम लोग को जब डेटा हम लोग को जब गैदर करना है या जब भी साइकोलॉजी में कोई भी इंक्वायरी कोई भी रिसर्च हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे डेटा हम लोग कैसे गैदर करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नेचर रहता है, वो सब हम लोग ने देखा। व्हाट आर द गोल्स एंड एवरीथिंग। आज के टॉपिक में हम लोग आगे देखने वाले हैं व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी डेटा। साइकोलॉजिकल के हमारे जो डेटा है वो कौन से नेचर के होते हैं, उनका क्या किस तरीके से हम लोग रिसर्च में मेथड सिलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे डेटा कौन से फॉर्मेट में आते हैं, क्या हमारे पास कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं, उसके बारे में आज का पूरा हमारा टॉपिक है। शुरू करते हैं। नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। Psychologists collect a variety of information from different source employing diverse method। साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अलग अलग रिसोर्सेज से अवेल करवाते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड डेटा। डेटा को हम मतलब कि इंफॉर्मेशन को दूसरा नाम डेटा है। रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स कॉवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर, देयर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस। जैसे हर वीडियो में हम लोग यही बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज़ नथिंग बट हमारे पास हमारे सबके अलग अलग बिहेवियर होते हैं, हमारे सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अलग अलग मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। बहुत सारे लोग कोवर्ट होते हैं, बहुत सारे लोग ओवर्ट होते हैं। ओवर्ट इज़ नथिंग बट इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो ये सब लोगों की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट करता है और उसके बाद कुछ एनालिसिस करता है। एनालिसिस के बाद कुछ हमको इंफॉर्मेशन फर्दर मिलती है। तो जब हम बात करते हैं बिहेवियर की, नो डाउट हमारे पास सभी के अलग अलग बिहेवियर है। हम लोग घर पे अलग बिहेव करते हैं, ऑफिस में रहते हैं तो अलग बिहेव करते हैं, स्कूल कॉलेज में रहेंगे तो अलग बिहेवियर रहेगा, फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो अलग बिहेवियर रहेगा। यानी इंडिविजुअल चेंजेस देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ है जिसमें सबसे पहला होता है सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है जिसके द्वारा हम लोग हमारा डेटा कलेक्शन करते हैं। ये सारे के सारे यूज्ड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पोंडेंट यानी जो हमारे जिसके हम लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं या जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है या जिसका हम लोग सर्वे लेते हैं, उनको हम रिस्पोंडेंट या फिर सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट इस तरीके से नाम देते हैं। सच एज इंडिविजुअल हो सकता है, वो ग्रुप हो सकता है, यंग हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, रूरल लोग हो सकते हैं, अर्बन लोग हो सकते हैं, या कौन से भी लोग होते हैं जो हम लोग को हमारे डेटा कलेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। Another important feature of data is that it does not itself speaks about reality। जब हम डेटा कोई गैदर करते हैं तो डेटा अपने आप में हम लोगों को कुछ लर्निंग नहीं देता है, डेटा के ऊपर काम किया जाता है। तो वो काम करने के बाद हमको डेटा की पैटर्न समझ में आती है, लोगों का माइंडसेट समझ में आता है, लोगों का बिहेवियर समझ में आता है, लोगों का मेंटल प्रोसेस समझ में आता है, और उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। सो इन साइकोलॉजी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड। बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ डेटा मिलते हैं, तो वो डेटा के भी हम लोगों ने कुछ टाइप्स बना दिए हैं। वो टाइप्स क्या क्या है हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे पर्सन का क्या एक अलग नाम होगा, उसकी एक एज होगी, उसकी जेंडर होगी, उसका बर्थ ऑर्डर यानी घर में वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर, उसको हम बर्थ ऑर्डर बोलेंगे। नंबर ऑफ सिबलिंग, कितने भाई बहन है, क्या है उसका एजुकेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, मैरिटल स्टेटस क्या है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसको, उसकी लोकेलिटी क्या है, उसका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, पेरेंटल एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली इनकम क्या है। यानी एक इंडिविजुअल के बारे में उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलेंगे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। दूसरा टाइप का हमारे पास डेटा आता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि भाई उसको कौन सा टाइप का उसका इकोनॉमी है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, यानी हिली एरिया में रहता है, डेजर्ट में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, उसका इकोनॉमी कैसा है, उसकी हाउसिंग कंडीशन यानी घर का माहौल कैसा है, उसके साइज ऑफ रूम कैसे है, उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, उसके आजू बाजू में नेबरहुड कैसा है, उसका स्कूल क्या था, वो कैसे स्कूल या कौन सा टाइप का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता था, वो सारी की सारी जानकारी को हम बोलेंगे फिजिकल इंफॉर्मेशन। देन हमारे पास आता है
फिजियोलॉजिकल डेटा, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है जो उसके फिजिकल इंफॉर्मेशन के लिए फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में हमको बताता है। जैसे कि बंदे का हाइट हो गया, क्या उसका वेट होगा, उसका हार्ट रेट कितना है, उसको फटीग कितना होता है, गैल्वेनिक स्किन कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन कैसी है जिसको हम लोग EEG से मेजर करते हैं, उसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल क्या है, यानी रिलेटेड टू उसको फिजिक अगर जो हम बात करेंगे उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल डेटा। देन आता है साइकोलॉजिकल डेटा। साइकोलॉजिकल डेटा का मतलब होगा कि अगर बंदा है तो उसका कितना इंटेलिजेंस है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसको कौन से इसमें इंटरेस्ट है, उसके क्या वैल्यूज़ है, उसकी क्रिएटिविटी का क्या लेवल है, उसका इमोशंस क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, या उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए हैं, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, परसेप्शन, जजमेंट, ये बहुत सारे डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसमें वो कैसा है उसके बारे में हम साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो बेसिकली अगर कोई आपको बोलेगा कि अगर साइकोलॉजी में कौन से टाइप के डेटा हम लोग गैदर कर सकते हैं, तो उसको टाइप है 4 टाइप। सबसे पहला है डेमोग्राफिक, जैसे मैंने बोला उसका नाम, नंबर, उसका जेंडर, बर्थ ऑर्डर। फिजिकल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे कहाँ से रहता है, घर का कंडीशन क्या है, रूम क्या है। फिजियोलॉजिकल यानी उसकी हाइट बॉडी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एंड साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो उसकी क्रिएटिविटी, जो वो अपने आप को दूसरों से बेहतर किस तरीके से बता सकता है, वो सारे की इंफॉर्मेशन। तो 4 टाइप के हमारे पास डेटा होते हैं। अभी जब हम बात करते हैं डेटा, तो डेटा को गैदर करने के लिए भी हमारे पास कुछ मेजरमेंट टूल्स होने चाहिए। तो ये टूल्स को हम लोग, टूल्स तो नहीं बोल सकते, बट डेटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि द अबव इंफॉर्मेशन कुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेजरमेंट समवॉट क्रूड। अभी कैसा है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज, जस्ट एज हाई, लो, येस, नो, इस तरीके का हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रैंक वाइज हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या कभी कभी हम लोग स्कोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये 10th नंबर पे मैं दूंगा, या 12th नंबर पे दूंगा, या 15th नंबर पे, या फिर उसको हम स्केल्स के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास डेटा आता है, आइदर उसको हम लोग क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में हम लोग उसको राइट कर सकते हैं और हमारा डेटा गैदर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर साइकोलॉजी में हम बात करते हैं कि डेटा हमने गैदर तो कर लिया, बट वो डेटा को किस तरीके से गैदर करना है उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो अभी देखते हैं। In previous section you read about the wide variety of data that we collect in psychological studies. All these varieties of data cannot be collected through a single method of inquiry. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम जब भी कोई भी डेटा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक मेथड से हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास साइकोलॉजी में वेरियस ऑफ मेथड्स है जिसके द्वारा हम लोग हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं। So psychologists use a variety of methods like observation, experimental, correlational, survey, psychological testing and case study to collect the data. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप साइकोलॉजी में जितना भी आगे बढ़ोगे वो सब टाइम पे आपको ये इसका यूसेज करना पड़ेगा। तो वापस मैं रिपीट करूंगी। साइकोलॉजिस्ट यूज द वेराइटी ऑफ मेथड्स। पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल, तीसरा है कोरिलेशनल, चौथा है सर्वे, पांचवा है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड सिक्स्थ इज अ केस स्टडी। तो टोटल 6 डिफरेंट वेज है बाय विच वी कलेक्ट द डेटा। अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि यू कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ स्पेक्टेटर्स वॉचिंग द फुटबॉल मैच। आप लोगों को बिहेवियर देख सकते हो जब वो फुटबॉल खेलते हैं। You can collect an experiment to see if children taking an examination do better in the classroom in which they had studied the subject or in the examination hall cause effect relationship। यानी अगर कोई स्टूडेंट है जिसको हमको उसकी एग्ज़ाम लेनी है, तो क्या कौन सा लोकेशन पे वो अच्छा अपना पेपर लिख पाएगा। तो 2 लोकेशन हो सकती है। एक तो वही जहाँ पे उसने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लर्न किया है, तो जिसको मैं बोलूँगी क्लासरूम, या फिर ऐसा कोई डिफरेंट लोकेशन जहाँ पे उसने वो टॉपिक नहीं पढ़ा था या वो सब्जेक्ट के बारे में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जिसको हम लोग जनरल टर्म में बोलेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल। तो ये यहाँ पे हमने लोकेशन डिफरेंट होने से बच्चे के या चाइल्ड के ऊपर क्या एग्जामिनेशन में वो करेगा उसके ऊपर भी असर पड़ता है।
You can correlate intelligence with self esteem, prediction purposes. हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम लोग को रिलेशन से डिफाइन करेंगे. उसके बाद यू कैन सर्वे स्टूडेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन. हम लोग स्टूडेंट के साथ सर्वे ले सकते हैं और उसमें बोल सकते हैं कि भाई आपको क्या लगता है एजुकेशन को जब से हमने प्राइवेटाइजेशन किया है उससे आपका क्या फ़र्क, क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है, तो उस तरीके के हम सर्वे कर सकते हैं. यू कैन यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट टू फाइंड आउट इंडिविजुअल डिफरेंस. हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट ले सकते हैं ताकि दो सब्जेक्ट या दो रिस्पोंडेंट या दो पार्टिसिपेंट के बीच में उनका क्या डिफरेंस है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सके. यू कैन कंडक्ट अ केस स्टडी ऑन अ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन अ चाइल्ड. केस स्टडी का मतलब होगा कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू वेरियस पीपल, हम लोग सिर्फ एक बंदे के ऊपर ही हम लोग ये पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसने लैंग्वेज कैसे डेवलप किया है उसके बारे में हम हमारा इंफॉर्मेशन निकालेंगे. तो ऊपर के जितने भी 6 डिफरेंट हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे, दैट आर नथिंग बट दिस आर दी वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैदरिंग डेटा फॉर साइकोलॉजिकल मेथड्स. सो अभी एक एक करके हम देखेंगे. सबसे पहला है ऑब्जर्वेशनल मेथड. यस, नाम से आपको समझ में आएगा. ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट इट इज़ वेरी पावरफुल टूल फॉर साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. जब भी हम कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं स्टूडेंट का बॉडी लैंग्वेज से फाइंड आउट कर सकती हूँ कि हाँ उनके बीच में क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है या क्या इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है, अपलोड हो रही है, वो सब इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. तो ऑब्जर्वेशन ऐसा एक पावर टूल है जहाँ पे हम लोग साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में बहुत सारा यूज़ होता है. Many a times we do not take notice of what we seeing or what we have seen. We see but we do not observe. We remain aware of only a few things that we see daily. बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे आजू बाजू या कुछ घटनाएं घटती है बट फिर भी हमने शायद उसको कॉन्शियसली अटेंशन नहीं दिया रहता है या हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, और या फिर ये रोज़ होती है इसके लिए हम लोग शायद उसको अटेंशन नहीं देते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी घटनाएं हमारे आजू बाजू होती है जिसको हम लोग को ऑब्जर्व एक्चुअली करना चाहिए. अगर आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए. A scientific observation differs from a day-to-day observation in many respects. जब हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करना, तो ऑब्जर्वेशन हम लोग भी, यानी मैं अगर साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरा ऑब्जर्वेशन का अलग जरिया होगा और एक लेमैन रहेगा वो भी ऑब्जर्व करता होगा बट उसके पास उतना शायद डिटेलिंग ना हो जितना मेरे पास है. क्यों? क्योंकि हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो देर आर वेरियस क्वेश्चन जिसका आंसर हम खुद अपने पास रखते हैं. इससे वो ऑब्जर्वेशन करने का या उसकी डिटेलिंग अपने पास रखने की वो एक अलग लेवल का इंफॉर्मेशन होता है. सो लेमैन ऑब्वियसली और एक साइकोलॉजिस्ट के पास डिफरेंट हमारे पास डेटा होगा इवन दो दे आर ऑब्जर्विंग द सेम सिचुएशन. तो सबसे पहला है कि हमको क्या सिलेक्ट करना है. Psychologists do not observe all the behavior they encounter. Rather, they select a particular behavior for observation. जैसे कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं सारा का सारा कोई बंदे को अगर मुझे उसको ऑब्जर्व करना है तो मैं उसकी सारी की सारी हरकतें नोट नहीं करूँगी. जो हरकतें मुझे आगे जाके काम में आने वाली है या जो मुझे नोटिसेबल करनी है वही मैं ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा एम्फोसिस करूँगी. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यू मे बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 11 स्पेंड देयर टाइम इन स्कूल. अगर मुझे क्लास 11 के स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है कि वो अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं स्कूल में, तो यहाँ पे एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं उनका पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी कि भाई वो कौन से टाइम पे आते हैं, वो कौन सी बेंच सिलेक्ट करते हैं, वो किसके बाजू में बैठते हैं, उनको हर टीचर के बारे में किस तरीके का उनका एटीट्यूड है, वो टिफ़िन कैसे खाएंगे, वो टिफ़िन कैसे फिनिश करते हैं, वो अपने फ्री टाइम में क्या करेंगे, वो उनके जो सर्कल है वो सर्कल में वो कितने आवर्स स्टडी रिलेटेड टॉक होती है या कितने आज स्टडी रिलेटेड नहीं टॉक होती है. बाद में जब घर जाते हैं तभी वो कौन से लोगों के साथ जाना पसंद करते हैं, ऑन द वे या ट्रांसपोर्ट में वो क्या इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं या घर पे जाके, या मतलब कि उनके रिलेटेड उनके मॉर्निंग से लेके लेट से आफ्टरनून तक उनकी कॉलेज है, तो हर एक टाइमिंग का उनका जो बिहेवियर होता है वो ऑब्जर्व होता है फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट. तो उसके द्वारा हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई उनका स्कूल में वो लोग किस तरीके से अपना टाइम स्पेयर करते हैं. As a researcher, you might think that you have a fairly good idea about what happens in the school. You might prepare a list of activity and go to the school with a view to finding out their occurrences.
Alternatively, you might think that you do not know what happens in the school and by your observation you would like to discover it. दो चीज़ें होती है, आइदर आप अगर बहुत ही ज़्यादा नंबर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है एज अ रिसर्चर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि हाँ एज अ स्कूल में, जैसे मैंने अभी बहुत सारी लिस्ट बता दी आपको कि भाई स्कूल में या कॉलेज में ये चीज़ें होती है, तो आप पहले से एक लिस्ट प्रिपेयर करके जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप किसी को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑन द स्पॉट बैठ के आप उनकी एक्टिविटीज़ राइट डाउन करेंगे एंड यू विल प्रिपेयर अ फाइनल लिस्ट। तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ सिलेक्शन, यानी क्या मुझे ऑब्जर्व करना है उसका मैं पहले सिलेक्शन करूंगी। सेकेंड विल बी द रिकॉर्डिंग। येस, वाइल ऑब्जर्विंग अ रिसर्चर रिकॉर्ड्स द सिलेक्टेड बिहेवियर यूजिंग डिफरेंट मीन्स, यानी जब मैं अगर हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मैंने पहले सिलेक्ट कर दिया कि हाँ ये पर्टिकुलर उसका डे मॉर्निंग लेट से 8 o'clock से रात को 12 बजे तक चलता है, तो वो मॉर्निंग 8 to 12 में मैं मेजर नहीं करके मैं सिर्फ उसको स्कूल टाइम में ही ऑब्जर्व करूँगी। स्कूल टाइम में भी मुझे यही ऑब्जर्व करना है कि उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ क्या है। अभी ओवरऑल एक्टिविटीज़ में से मुझे जो लेना है तो उसका स्टडी आवर्स में वो कैसे करता है, तो मैं उसका जो पूरा दिन था उसमें से स्कूल आवर्स मैंने ले लिया, स्कूल आवर्स में से भी उसके स्टडी आवर्स ले लिए। इस हिसाब से हम जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग फिल्टर आउट करते करते एक सिलेक्शन एरिया पे चले गए कि मुझे इतना ही टाइम उसका जो है उसको ऑब्जर्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज अ रिकॉर्डिंग। यस, जब हम लोग किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बिहेवियर को हम लोग रिकॉर्ड भी करेंगे, और सच एज मार्किंग द टेलीज फॉर द ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बिहेवियर whenever they occur, taking notes describing each activity in greater detail using shorthand or symbols, photographs, video recording। जब हमको किसी को ऑब्जर्व करना है, हमने उसका टाइमिंग फाइनलाइज कर दिया, उसमें से क्या ऑब्जर्व करना है वो भी हमने फाइनल कर दिया, और वो चीज़ें जब हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। अभी रिकॉर्डिंग के भी अलग अलग ज़रिए हो सकते हैं, आइदर मैं उसका नोट्स लूँगी या फिर उसको शॉर्ट हैंड, एक अलग वे ऑफ राइटिंग होती है जिसमें आप फटाफट लिख सकते हैं, तो शॉर्ट हैंड के ज़रिए या सिम्बल्स के ज़रिए मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करूँगी। या समटाइम्स मुझे बहुत अच्छे से डिटेलिंग चाहिए तो मैं उनके फोटोग्राफ्स लूँगी, और अगर और भी अच्छे से इंफॉर्मेशन चाहिए, छोटी चीज़ें जो मैं उसको मिस नहीं कर सकती हूँ, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी करूँगी। तो दिस आर दी वेरियस वे बाय विच आई विल रिकॉर्ड माई ऑब्जर्वेशन। तो पहला स्टेप था हमने सिलेक्शन करना है, दूसरा स्टेप था रिकॉर्ड करना है। नाउ तीसरा स्टेप इज एनालाइजिंग डेटा। After the observation have been made, psychologists analyze whatever they have recorded with a view to derive something meaning out of it। अभी मैंने सिलेक्शन कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, अभी वो रिकॉर्डिंग से मुझे कुछ पैटर्न फाइंड आउट करने हैं, मुझे कुछ कंक्लूजन निकालना है, तो उसके लिए मुझे एनालिसिस करना बहुत ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर दो डेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, अगर दो साइकोलॉजिस्ट है, एक इज़ जस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस एंड वन इज़ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो दोनों को अगर एक ही डेटा दिया तो भी दोनों के एनालिसिस डिफरेंट आएंगे। तो इसका मतलब यही है कि आपको एक्सपीरियंस ही आपका सबसे बड़ा गुरु है जो आपको साइकोलॉजी में और आगे बढ़ाता जाएगा। तो डेटा को कैसे एनालाइज करना वो साइकोलॉजिस्ट का पूरा स्किल है, उसमें से उसने क्या रिकॉर्ड किया, क्या फाइंड आउट किया, क्या पैटर्न्स मिले, क्या न्यू लर्निंग मिला, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट हमारा डेटा और अच्छे से हम लोग उसको मतलब कि ऑथेंटिक कर सके। सो दिस आर दी नथिंग बट ये हम सारी की सारी बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट मेकिंग गुड ऑब्जर्वेशन इज़ अ स्किल। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेकिंग गुड ऑब्जर्वेशन इज़ अ स्किल, यानी अगर मैं एक ही लोकेशन पे दो साइकोलॉजिस्ट को लेके जाती हूँ, दोनों के ऑब्जर्वेशन एक ही सिचुएशन के लिए अलग अलग हो सकते हैं, किसी का शैलो हो सकता है, किसी का डीप हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी तो हमने देखा था कि ऑब्जर्वेशन में क्या क्या करना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहला है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ये जैसे कि ऑलरेडी नाम से ही मालूम पड़ता है कि भाई वो नेचुरल है, जो हम लोग रियल लाइफ के साथ बात करते हैं, जिसके अंदर हमारा एज अ साइकोलॉजिस्ट, हमारा एज अ रिसर्चर कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बात किया स्कूल हो सकती है, आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई हॉस्पिटल में है, या आपका सब्जेक्ट कोई होम में है, या फिर जैसे कि कोई डे सेंटर है, या कहीं पे भी, या कोई ऑफिस में है। ये सारी की सारी जगह पे जहाँ पे एज अ रिसर्चर, एज अ आप साइकोलॉजिस्ट, आपका कंट्रोल बहुत ही कम है,
उसको हम बोलेंगे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। दूसरा हमने बात किया कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका कंट्रोल है, तो कंट्रोल कहाँ पे होता है? लेबोरेटरी में। तो जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं लेबोरेटरीज में, जहाँ पे आपका फुल कंट्रोल है, उसको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जबकि नेचुरलिस्टिक में हमारा कंट्रोल ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है या अनकंट्रोल्ड होता है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में दो है, नेचुरलिस्टिक जहाँ पे हम लोग रियल टाइम के लोकेशंस को हम आप लिख सकते हो, लिस्ट आउट कर सकते हो। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में एक ही जगह आती है, दैट इज योर लेबोरेटरी, साइकोलॉजी लेबोरेटरी। दूसरा टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है नॉन पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब होता है कि अगर कोई एक्टिविटी, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं एक फुटबॉल मैच देख रही हूँ, तो फुटबॉल मैच के अंदर मैं बाहर रह के फुटबॉल मैच को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो जहाँ पे मेरा पार्टिसिपेशन नहीं है उसको हम बोलेंगे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आप वो एक्टिविटी से बाहर रह के उनको ऑब्जर्व करते हो। तो ये जैसे कि मैं अगर एज अ टीचर हूँ तो मैं स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ऑब्जर्व करूँगी, तो आई एम एट डिफरेंट लेवल एंड आई एम ऑब्जर्विंग समबडी एल्स। दूसरा होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मैंने मेरे एक स्टूडेंट को बताया कि नाउ यू विल वर्क फॉर मी, और आप मुझे ये पर्टिकुलर डेटा गैदर करके लेके आओ। तो अगर वो स्टूडेंट क्लास में रह के दूसरे स्टूडेंट या दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को ऑब्जर्व करेगा, उसको बोलेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यानी जो एक्टिविटीज़ चल रही है वहाँ पे हमारा जो रिसर्चर है या साइकोलॉजिस्ट है, ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी या पार्ट ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपेंट। एक हो गया नॉन पार्टिसिपेंट जहाँ पे हम बाहर से देखते हैं, पार्टिसिपेंट यानी विद इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये मैं आपसे थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करना चाहूँगी। तो एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, अभी ये क्या है? दो साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है बीब लेटन एंड दूसरा है जॉन डार्ली। इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1970 में, और उनको ये फाइंड आउट करना था कि पार्टिसिपेंट कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना 3 ग्रुप बनाए। ओके, ईच स्टूडेंट वॉज सेंट टू अ वेटिंग रूम टू कंप्लीट अ प्रिलिमिनरी क्वेश्चनरी। अभी ये देखो, एक थोड़ा सा यहाँ पे कैच है, कैच तो नहीं बोल सकते, बट ये डिफरेंट टेक्निक्स होती है। जब भी हम एज अ साइकोलॉजिस्ट कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो हम हमारे पार्टिसिपेंट को आइदर इन्फॉर्म करते हैं या समटाइम इन्फॉर्म नहीं भी करते हैं। ओके, नहीं करते हैं तो इट शुड नॉट बी हजार्डियस टू देम, उनको उनकी जान को खतरे में डाल के उनके थ्रू कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जस्ट एक मैं आपके लिए एक सिंपल बात बोलूँगी, अगर कोई आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आपको नेचुरल आउटपुट चाहिए। उस टाइम पे आप पार्टिसिपेंट को ये मत बताओ कि आपका जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ठीक है, मैं जस्ट रीड इट आउट तो आपको थोड़ा ईजी समझेगा। उन दोनों ने दे वर गिवन द इम्प्रेशन दैट दे वुड बी इंटरव्यूड ऑन अ सर्टन टॉपिक। उन्होंने क्या किया, बंच ऑफ स्टूडेंट को इकट्ठा किया और उनको बोला कि हम ना आपका इंटरव्यू लेंगे। ईच स्टूडेंट वॉज सेंट इन टू अ वेटिंग रूम टू कम्प्लीट अ प्राइमरी क्वेश्चनरीज। उनको हर एक स्टूडेंट को एक एक रूम में भेजा गया और वहाँ पे उनको बोला कि भाई ये क्वेश्चनरीज है, इसका आपको आंसर लिखना है। some of them found two other people already seated in the room. थोड़े स्टूडेंट ने देखा कि ऑलरेडी एक रूम के अंदर 2 लोग बैठे थे, ठीक है, while others sat down alone. दूसरी जगह पे देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे थोड़े स्टूडेंट अलग से बैठे हैं. Soon after the student had started working on the questionnaires, smoke began filling in the room through the wall vent. जैसे कुछ स्टूडेंट अपना काम करने लगे, अपने जो क्वेश्चनरीज है वो फिलअप करने लगे, उन्होंने देखा कि कहीं से ना जो रूम का जो वेंट होता है, वेंटिलेशन पॉइंट होता है, वहाँ से स्मोक आ रही है. द स्मोक कुड हार्डली बी इग्नोर्ड. within 4 minutes the room contained enough smoke to interfere with the vision and breathing. 4 मिनट में तो ऐसा हो गया कि रूम के अंदर पूरा स्मोक जमा हो गया और वहाँ पे उनको देखने के लिए सांस लेने में दिक्कत हो गई. Letton and Darley were primarily interested knowing how frequently students simply got up and left the room to report the emergency. This is very very important. यहाँ पे ये जो 2 साइकोलॉजिस्ट थे, इनको क्या फाइंड आउट करना था,
उनको ये फाइंड आउट करना था कि रूम में से कितने स्टूडेंट है जो खड़े होंगे और हमारे ये कुछ इमरजेंसी जैसा कुछ कंडीशन हो रहा है, वो राइट पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे। ये पर्टिकुलर हमारे एक्सपेरिमेंट का फाइंडिंग था। मोस्ट 75% ऑफ द स्टूडेंट who were waiting alone reported the smoke। जो स्टूडेंट अकेले रूम में थे उन्होंने उसमें से 75% लोगों ने स्मोक के बारे में इमीडिएटली रिपोर्ट किया, बट दोज रिपोर्टिंग इन ग्रुप्स वर फार लेस। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठे थे उन्होंने बहुत ही कम अपनी इंफॉर्मेशन कि ये इमरजेंसी रिलेटेड कुछ बातें हैं जो राइट अथॉरिटी को उन्होंने अपडेट नहीं किया। ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 3 नेम स्टूडेंट रिपोर्टेड इट ओनली 38% ऑफ द टाइम। ये उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ किया था, तो जब भी उन्होंने देखा कि जब 3 या 3 से ज़्यादा स्टूडेंट है तो उसमें से सिर्फ 38% लोगों ने ही इमरजेंसी के बारे में रिपोर्ट किया। When the student waited with 2 other confidants who were instructed beforehand by the researcher to do nothing। बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट थे उनको पहले से बोला गया था कि अगर स्मोक या ऐसा कुछ आएगा तो उसको आप इग्नोर करो और आप अपना काम करो। तो वैसे भी लोग थे बिफोर द एंड, एंड ओनली 10% स्टूडेंट रिपोर्टेड द स्मोक। उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने ही उनका इंफॉर्मेशन पास किया। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको 3 कंक्लूजन दूंगी कि एक रूम में जब एक अकेला बंदा था तो उसमें से 75% और जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने सारे के सारे पार्टिसिपेंट ने जाके अथॉरिटी फिगर को बताया कि यहाँ पे कुछ इमरजेंसी है, यहाँ से कुछ स्मोक आ रही है। जहाँ पे स्टूडेंट 3 या 3 से ज़्यादा थे वहाँ पे सिर्फ 38% लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया राइट पर्सन को कि भाई यहाँ से कुछ इमरजेंसी आ रही है। और कुछ पार्टिसिपेंट को ऑलरेडी रिसर्चर ने बोला था कि आप अपना काम करो, फिर भी उसमें से 10% ऑफ लोगों ने जाके अथॉरिटी को बताया कि यहाँ पे कुछ इमरजेंसी जैसा कंसर्न है जिसको हमको अटेंशन देना चाहिए। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है कि जब लोग ज़्यादा ग्रुप में, इसका कंक्लूजन ये है कि जब ज़्यादा लोग ग्रुप में होते हैं तब अगर कोई अनहोनी होती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो सब लोग उसको लाइटली लेते हैं, उसको रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं करूँगा तो ये दोनों तो करेंगे, या दोनों को लगता है कि हम नहीं करेंगे तो ये दोनों अपडेट करेंगे। लेकिन जब कोई अकेला होता है, वो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को अकेला हैंडल करता है, तब जाके अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो ही विल टेक राइट एक्शन। इमीडिएटली वो अथॉरिटी की बंदे को बताएगा, अथॉरिटेटिव बंदे को बताएगा, या फिर उससे जो भी होता है अगर वहाँ पे उसके लिए कोई हेल्प नहीं है तो अपना बचाव करने के लिए वो इमीडिएटली एक्शन लेगा। ओके, ये आपने बहुत सारे टाइम पे भी देखा होगा। हमको लगेगा अरे यार मैं नहीं करूँगा तो वो तो करेगा, वो ऐसा सोचेगा अगर मैंने नहीं किया तो वो तो कर लेंगे। इसके लिए ही जब भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है तो ग्रुप, ये मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करूँगी एम्प्लॉय एंगेजमेंट के साथ। जब अगर भी कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है तो ग्रुप एक्टिविटीज़ में सब लोग अपने रियल एफर्ट से कम एफर्ट्स लगाते हैं, ये कंक्लूजन है, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। लेकिन जब भी कोई एक इंडिविजुअल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस टाइम पे उसका एफर्ट उसकी रेगुलर एफर्ट से ज़्यादा होता है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट का यही फाइनल कंक्लूजन है कि अगर कोई इंडिविजुअल होता है तो वो अपने लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है, बट यही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसकी रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम हो जाती है जब वो ग्रुप में होता है, बिकॉज वो यही थॉट करते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा तो देर आर अदर पीपल हु विल टेक केयर। इसके लिए ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर लोग अपने एफर्ट से कम एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये अच्छी एक लर्निंग थी, आपको आगे जाके ऐसे छोटे छोटे किस्से मैं आपको सुनाती जाऊंगी। इससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किस तरीके का साइकोलॉजी कितना फैसिनेटिंग है, कितना बढ़िया है। हमको हर एक बंदे को साइकोलॉजी सीखना चाहिए। Now again we will come for observational method. Observational method is very laborious. अभी हम थोड़ा सा उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देख लेंगे कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करते हैं तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बहुत लेबोरियस होता है, और समटाइम्स ऑब्जर्वर जो साइकोलॉजिस्ट है या जो रिसर्चर है उसकी खुद की बाइसिंग भी उसके अंदर आ जाती है, तो वो चीज़ें को थोड़ा सा हम लोग को अवॉइड करना चाहिए।
वी सी थिंग्स एज वी आर एंड नॉट एज द थिंग्स आर, ये थोड़ा सा सेइंग उन्होंने बताया है कि हम जैसे होते हैं ऐसी हम चीज़ों को देखते हैं, ना ही कि जैसे चीज़ें होती है. ओके, therefore the observer should record the behavior as it happens and should not interpret the behavior at the time of observation itself. जनरली इससे हमको ये समझ में आता है कि ऑब्जर्वर को क्या करना चाहिए जब भी कोई वो इवेंट को या कोई पर्टिकुलर चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, तो उसको वहीं पे उसको नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए, उसको थोड़ा टाइम लेना चाहिए और वो इवेंट को उसको रिकॉर्ड करना चाहिए और आराम से उसके बारे में रिपोर्ट निकालनी चाहिए. ओके, दिस वॉज अबाउट द ऑब्जर्वेशन. नाउ द सेकेंड मेथड इज एक्सपेरिमेंटल मेथड. अभी एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं. एक्सपेरिमेंट्स आर जनरली कंडक्टेड टू एस्टैब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. It is carefully regulated procedure in which changes are made one factor and its effect is studied on another. एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम लोग दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, एक को कॉज बनाते हैं, दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट देखते हैं और बाद में उनकी रिलेशनशिप को हम लोग जनरलाइज करते हैं. इफेक्ट इज द बिहेवियर दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन. इफेक्ट कैसे चेंज होता है, तो जब हम लोग का जो कॉज है उसको हम लोग चेंज करेंगे तो उसके रिलेटेड जो इफेक्ट होती है उसके ऊपर भी हम लोग को वेरिएशन दिखता है. द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, अभी यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसके अंदर जो वेरिएबल्स है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको हर बार आएगा. आगे जाके आप जब रिसर्च के ऊपर अपना मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें ये चीज़ें बहुत आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? A researcher attempt to establish causal relationship between two variable. हमको जब भी हम एक्सपेरिमेंटल मेथड करते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या दो से दो ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप हम लोग जनरलाइज करना चाहते हैं. तो व्हाट इज़ अ वेरिएबल? एनी स्टिमुलस और इवेंट which varies, that is it takes on a different values or changes and can be measured is a variable. ओके, अगर वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, ऐसा कोई भी स्टिमुलस जो वेरी होता है, ओके, या उसकी जो वैल्यूज वेरी होती है उसको हम सिंपली बोलेंगे वेरिएबल. ओके, एन ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ इज नॉट अ वेरिएबल. कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं होता है. अभी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, द पेन दैट यू आर यूज फॉर राइटिंग इज नॉट अ वेरिएबल. आप जो पेन से लिखते हो वो वेरिएबल नहीं है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है. बट देर आर वेरिएबल्स ऑफ पेन्स अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर. पेन के अलग अलग शेप होते हैं, साइज होते हैं, कलर होते हैं, इन सबको हम बोलेंगे कि वेरिएबल है. तो सिमिलरली पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस हैव डिफरेंट कलर्स. एक ही कास्ट के लोग या एक ही रेसेस के लोगों के भी डिफरेंट कलर्स होंगे. सिमिलरली इंटेलिजेंस इज अ वेरिएबल. हर एक बंदे के पास अपना अलग अलग इंटेलिजेंस होगा. किसी के पास हाई होता है, किसी के पास मॉडरेट होता है, किसी के पास लो इंटेलिजेंस होता है. Thus the variation can be in the quality और quantity of object और events. जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स में क्या होता है कि वेरिएशंस होता है उसकी क्वालिटी के रिलेटेड या उसकी क्वांटिटी के रिलेटेड. नाउ दूसरा दो और भी अभी इसके हम लोग डिफरेंट वेराइटीज़ देखेंगे कि वेरिएबल्स के भी हमारे पास टाइप होता है. एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और अल्टर्ड और इट्स स्ट्रेंथ वेरीड बाय द रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो पूरा रिसर्चर के हाथ में होता है, यानी उसको वो मैनिपुलेट करता है, उसको चेंज करता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको वो वेरी करेगा, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और उसका इफेक्ट हम देखेंगे वेरिएबल पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे. तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द फिनोमेना द रिसर्चर डिजायर टू एक्सप्लेन. अगर कोई रिसर्चर को डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है वो इंडिपेंडेंट से एक्सप्लेन करना चाहता है तो उसका इसमें चेंजेस करेगा तो इसका इफेक्ट इधर मिलेगा. तो ये रिसर्चर उसको हमको एक्सप्लेन करने के लिए उसका पर्पस होता है. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विल एंश्योर फ्रॉम चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसके अंदर चेंजेस लेके आया तो इफेक्ट यहाँ पे, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ये कॉज है, इफेक्ट है.
Thus, the independent variable is the cause and the dependent variable is the effect in any experimental situation. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आप चाहिए तो इसको नोट कर सकते हैं. इसके जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपको हमेशा पूछे जाते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द वेरिएबल्स. उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे दूसरे भी वेरिएबल्स होते हैं. अभी वो क्या है हम लोग देखेंगे. एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स. अभी तो हमने ये देखा कि हम कहाँ करते हैं. ओके, एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं. एक तो हम लोग नेचुरल लोकेशन पे करेंगे या फिर लेबोरेटरी में करेंगे. अभी उसके अंदर भी हमने देखा कि हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं. अभी हम ग्रुप्स के बारे में भी बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप्स क्या होते हैं. तो एक्सपेरिमेंटल जनरली इन्वॉल्व वन और मोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड वन और मोर कंट्रोल्ड ग्रुप. हमारे पास दो टाइप के चीज़ें होती है. एक तो जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरे के ऊपर हम लोग कंट्रोल करते हैं. अभी क्या होता है, द कंट्रोल ग्रुप इज द कंपेरिजन ग्रुप दैट इज ट्रीटेड इन एवरी वे लाइक अ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सेप्ट द मैनिपुलेशन वेरिएबल इज एब्सेंट इन इट. अभी अगर हमको दो लोगों का बिहेवियर में चेंजेस देखना है तो हम क्या करेंगे, एक को कंट्रोल करेंगे, एक को नहीं कंट्रोल करेंगे और उसके बाद उन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे. तो जिसको कंट्रोल करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसको नहीं कंट्रोल करते उसको हम लोग कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं. तो कंट्रोल ग्रुप में हम लोग उसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए उसको यूज़ किया जाता है और बाद में उन दोनों के बीच में हम लोग कंपेरिजन करते हैं. It was found that the control group participant reported in the maximum number about the emergency. ये हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था कि जो हमारा कंट्रोल वाला ये जो चीज़ें हुई, जो हमारे कंट्रोल यानी जिसके ऊपर हमने कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं की थी, वहाँ पे लोगों ने सबसे ज़्यादा इमरजेंसी के बारे में बताया. तो इस तरीके के हमारे पास ग्रुप्स होते हैं. एक्सपेरिमेंटल जिसके ऊपर एक्चुअली हम लोग काम करते हैं और कंट्रोल इसके ऊपर हम काम नहीं करते. नाउ रिपोर्टेड द इमरजेंसी सिचुएशन. ठीक है भैया. वंस वन अटेम्प्ट टू कंट्रोल ऑल द रिलेवेंट वेरिएबल्स विच कैन इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल. हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल हमारा ग्रुप हम लोग फॉर्म करते हैं. अभी एग्जाम्पल पे के देखेंगे. For the speed with which smoke started entering the room, the total amount of smoke in the room, physical and other condition of the room were similar in the case of all three groups. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको तीनों के बारे में बताया था कि एक रूम में एक इंडिविजुअल था, दूसरे रूम में 2 या 3 से लोग थे और तीसरे रूम में जिनको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया था कि अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस होता है तो उसके बारे में आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा. तो इनका बोलना है कि हमने तीनों जो रूम्स थे उनकी जो स्पेस थी, फिजिकल स्पेस थी, उनकी जो कंडीशंस थी वो सारी की सारी सिमिलर थी और जिस तरीके से स्मोक अंदर एंटर भी हो रहा था उसकी स्पीड भी हम लोग ने सिमिलर ही रखी थी. यानी तीनों रूम की जो ओवरऑल कंडीशन थी वो सेम थी. ऑल द रिलेवेंट वेरिएबल्स इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल नीड टू बी कंट्रोल्ड. हमारे पास जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल्ड रहता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल से हम लोग को फाइंड आउट, हमारी फाइंडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस से हम लोग फाइंड आउट करते हैं. दीज आर दी 3 मेजर टाइप्स ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स सच एज एंजाइटी, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी. अभी देखो सब लोगों के अंदर अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग रहती है. अभी समझो 3 रूम में 3 अलग अलग पार्टिसिपेंट थे, उन सभी की इंटेलिजेंट अलग होगी, उनकी जो एंजाइटी लेवल होगी वो अलग होगी, उनकी पर्सनालिटी अलग होगी. तो ये जो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स है वो सभी लोगों के अलग अलग होंगे. Now, situational or the environmental variable operating at the time of conducting experiments such as noise, temperature, humidity, ये भी सभी का अलग अलग होगा. ओके, सीक्वेंस वेरिएबल्स, इनको हम लोग सीक्वेंशियल वेरिएबल्स बोलते हैं. नाउ द मेन थिंग इज दैट कि इसके इन ऑर्डर टू कंट्रोल रिलेवेंट वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटल यूज सेवरल कंट्रोल टेक्निक्स. हमारे जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं वो सभी चीज़ों को इक्वल यानी आइडियल, हमारा जो डिटेल्स होता है वो आइडियल आना चाहिए. आइडियल इन द सेंस तीनों की सिचुएशन एक होनी चाहिए, तीनों के अंदर जो भी हमने चेंजेस किया वो एक होना चाहिए और उसके बाद हमारी फाइंडिंग्स होनी चाहिए. तो उसके लिए क्या करते हैं,
Since the goal of an experiment is to minimize the extraneous variable, the best way to handle this problem is to eliminate them from the experimental setting. अभी क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि हमने पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग को ये करना है, व्हाट यू कैन से कि ये पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग को मेजर करना है, तो हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख दिया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो फाइंडिंग्स होती है वो उसको अफेक्ट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल. So, for example, the experiment may be conducted in the soundproof or air-conditioned room to eliminate the effect of noise and temperature. हमारे पास अगर समझो कोई एक्टिविटीज़ है, वहाँ उसकी फाइंडिंग्स हमको करनी है, बट अगर वहाँ पे नॉइज़ आ गया या वहाँ का टेम्परेचर ख़राब हो गया तो उसकी वजह से भी हमारा जो रीडिंग्स है वो ख़राब आ सकती है, या फिर वो थोड़ी सी सही नहीं आ सकती है. कि उसका एक एग्जांपल दूंगी, जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो कि समझो मेरे पास दो लोग हैं, दोनों को अपना वेट कम करना है और दोनों एक जिम में जाते हैं, ठीक है. अभी हम लोग क्या करेंगे, एक को हमने हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल. हमको क्या फाइंड आउट करना है कि जिम में कितने घंटे रहने से या जिम में कितने घंटे एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी वेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है या चेंज आता है. तो हमने क्या किया, लेट से एक बंदे को हर एक दिन 1 घंटे के लिए भेजना शुरू किया, और सिमिलरली दूसरे बंदे को भी हमने इसी तरीके का मॉनिटरिंग में लगा दिया. अभी हमने देखा कि एक जो जिम था वो थोड़ा सा ओपन स्पेस में था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, और वो गर्मी की वजह से जो वेट हमारा जो रिड्यूस हो रहा था वो ज़्यादा हो रहा था. बट अगर मैं दूसरे बंदे को देखूँगी कि जो वो जिम में जाता था वहाँ पे उतना हीट नहीं होता था, और उसकी वजह से इवन दो ही वॉज हैविंग द सेम बॉडी टाइप, जो हमारे दोनों भी पार्टिसिपेंट थे, दोनों का एज वेट बाकी सब कुछ सेम था, फिर भी जो जिम जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती थी वहाँ पे वो बंदे ने ज़्यादा वेट लॉस किया, और जहाँ पे दूसरा पार्टिसिपेंट था जहाँ पे गर्मी नहीं हो रही थी उसके वेट लॉस में थोड़ा सा हमको चेंजेस मिला. तो अभी बिकॉज ऑफ देयर जिम लोकेशन दोनों के आउटपुट में डिफरेंस मिला, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रानियस वेरिएबल, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है. ओके, बिकॉज ऑफ दैट लोकेशन ये ऐसा हुआ. तो इस टाइप के भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स को आपको मिनिमाइज़ करना है, एज अ रिसर्चर आपको उसको मिनिमाइज़ करना है. लेकिन जैसे मैंने बताया कि एलिमिनेशन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हम लोग वो पर्टिकुलर चीज़ों को या चेंजेस को नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं. तो अभी कैसे करेंगे, फॉर कंट्रोलिंग ऑर्गेनिमिस्टिक जैसे कि एंड बैकग्राउंड वेरिएबल सच एज रूरल, अर्बन, कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मैचिंग इज ऑल्सो यूज्ड. In this procedure, the relevant variable in these two groups are equated or are held constant by taking matched pair across the condition and the experiment. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जैसे हर बंदा अलग अलग होता है, तो कंट्रोलिंग ऑर्गेनिमिक फीचर्स, जैसे किसी का फियर अलग हो सकता है, किसी का मोटिवेशन अलग हो सकता है, इवन दो दे बोथ आर पार्टिसिपेंट. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करेंगे, या फिर उसको एज अ कांस्टेंट हम लोग कंसिडर करेंगे. काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक इज यूज्ड टू मिनिमाइज द सीक्वेंस इफेक्ट. सपोज देर आर 2 tasks टू बी गिवन इन एन एक्सपेरिमेंट, रादर देन गिविंग द 2 tasks इन द सेम सीक्वेंस द एक्सपेरिमेंट में इंटरचेंज द ऑर्डर of task. Thus half of the group may be receive the task in the order A to B, while the other half of order B to A, or the same individual may be given the task A B B A. अभी इन्होंने क्या बोला है कि अभी जो मैंने आपको इसके पहले एक्सपेरिमेंट बोला कि 2 पार्टिसिपेंट को हम 2 अलग अलग जिम में भेजेंगे, दोनों के ऊपर 1-1 महीना काम करेंगे, दोनों को 1-1 घंटा हम लोग जिम के अंदर काम करवाएंगे और बोलेंगे कि भाई इनका कितना वेट लॉस होता है हमको दिखाओ. अभी हम क्या करेंगे, एक जैसे मैंने बताया, एक जो जिम था जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती थी तो वहाँ पे वेट लॉस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट मिला हमको, और एक जो जिम जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कूलिंग था वहाँ पे वेट लॉस में थोड़ा सा हमको डिफरेंस कम मिला. तो अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 पार्टिसिपेंट टू 2 डिफरेंट जिम, वी विल टेक बोथ ऑफ देम इनटू सेम जिम. तो इससे क्या कर दिया हमने, जो एक्सट्रानेस वेरिएबल था उसको रिड्यूस कर दिया.
या फिर कभी कभी हम लोग ऑर्डर्स में भी इसको चेंज करके हम लोग सिमिलर यानी सेम आइडियल एटमोसफियर दे सकते हैं. Random assignment of participant to different group eliminates any potential systematic difference between the group. कभी कभी हम लोग रैंडमली असाइनमेंट असाइन करने पे भी हम लोग का जो प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट या रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट, वो भी हम लोग बहुत सारे हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ वेल डिजाइन एक्सपेरिमेंट इज दैट कैन प्रोवाइड रिलेटिवली स्पीकिंग अ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल. अगर हम बोलते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कैसे सही एक्सपेरिमेंट होगा या कैसे हम लोग उसको डिज़ाइन करना है, तो जब हमारा कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो अगर हम लोग को कन्विंसिंग एविडेंस के साथ देता है, तभी जब हम बोल सकते हैं कि वो हमारा एक्सपेरिमेंट हम लोग सक्सेसफुली किए हैं. इन अदर वर्ड्स, दे हैव द लो एक्सटर्नल वैलिडिटी. Another limitation of the laboratory experiment is that it is not always feasible to study a particular problem experimentally. बहुत सारे टाइम पे हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे यानी ऑलमोस्ट बहुत ऐसे मेरे पास बहुत सारा लिस्ट है जहाँ पे वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हम लोग लेबोरेटरी में नहीं कर सकते. उसके लिए हम लोग को रियल सिचुएशन पे जाके ही करना पड़ेगा. जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी on intelligence level of children cannot be conducted as it would be ethically wrong to strive anyone. अगर हमारे पास लेट्स से 100 लेडीज़ है, 100 लेडीज़ में से वो सारी की सारी हमारी मतलब कि दे आर गोइंग टू बिकम अ मदर. तो अभी हम लोग अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि माता के अंदर यानी मदर के अंदर अगर कोई न्यूट्रिशंस कम है तो उसकी डिफिशियंसी से बच्चे के ऊपर उसके इंटेलिजेंट पे क्या असर आएगा. अगर ऐसा मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं वो 100 जो प्रेग्नेंट विमेंस है उनको मैं भूखा नहीं रखूँगी क्योंकि वो अनएथिकल है. ओके, तो ये जितनी भी फाइंडिंग्स है उसके लिए वो सिचुएशन को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं. वो अगर सिचुएशन है तो उसमें से उसका डेटा हम लोग फाइंड आउट करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं, बट वो सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके और वो अनएथिकल भी है, तो वहाँ पे हम लोग को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. उसके लिए हमको रियल लाइफ में जाना पड़ेगा यानी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और डॉक्टर से डेटा निकाल के हम लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. नाउ इसका ही अभी एक और फर्दर है, फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड द क्वाजी एक्सपेरिमेंट. फील्ड और क्वाजी का मतलब क्या है? If a researcher want to have a high generalizability or to conduct studies which are not possible in laboratory setting, she may go to the field or the natural setting where the particular phenomena actually exist. In other words, she may conduct a field experiment. जो हमने पहले बताया था, जो एक्सपेरिमेंट जो नेचुरली होता है उसको हम लोग फील्ड एक्सपेरिमेंट बोलेंगे. एग्जाम्पल दिया है, अ रिसर्चर मे वॉन्ट टू नो विच मेथड वुड लीड टू बेटर लर्निंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, लेक्चर और डेमोस्ट्रेटेड मेथड. फॉर दिस रिसर्चर मे प्रीफर टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट इन दी स्कूल ओनली. अभी समझो हम लोग को एक और एक्सपेरिमेंट करना है जहाँ पे रिसर्चर को फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट को अगर लेक्चर से अच्छा समझ में आता है या उनको कोई डेमोस्ट्रेट यानी उनको प्रैक्टिकल दिखाया तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो उसके लिए रिसर्चर लेबोरेटरी में ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि उससे पार्टिसिपेंट को अगर नोन हो जाता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है और उनकी ऑब्जर्व चीज़ें को मॉनिटर किया मतलब कि उनको मॉनिटर किया जा रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन गैदर की जाइए, तो शायद वहाँ पे वो रियल अपने आप को ना दिखाए. तो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, टू गेट एग्जैक्ट रियल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग को फील्ड पे जाना पड़ता है. तो फील्ड के लिए हम लोग को प्रेफर किया जाता है कि रिसर्चर को हम बोलेंगे कि आप स्कूल में जाओ और स्कूल में फाइंड आउट करो कि लेक्चर मेथड बेटर है अंडरस्टैंडिंग के लिए या डेमोस्ट्रेटिव या जिसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल मेथड अच्छा है बच्चों की लर्निंग को लॉन्ग टर्म तक कैरी ऑन करने के लिए. तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है. नाउ फाइनली दूसरा एक है, इन सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट द कंट्रोल ओवर रिलेवेंट वेरिएबल इज लेस देन व्हाट वी फाइंड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. ऑल्सो इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. ऑब्वियसली जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है, अगेन अगर हम लोग को रियल सीन को ही यानी रियल सिचुएशन को ही एग्जैक्टली हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए जाएंगे और फील्ड एक्सपेरिमेंट हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी होता है.
यहाँ पे एग्जाम्पल और दिया है, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक on a children who lost their parents, you cannot create this condition artificially in the laboratory. Obviously, अगर आपको कोई चिल्ड्रन या बहुत सारे बच्चों के ऊपर अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि अगर कहीं पे अर्थक्वेक आया और उन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को लॉस कर दिया, तो वो चिल्ड्रन की क्या मेंटल कंडीशन होगी, उसके लिए आप ऐसा ही पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। आर्टिफिशियली ये करना इलीगल तो नहीं बोलेंगे, बट टोटली इनह्यूमन है और ये अनएथिकल है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब है आपको वो लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ऐसा हुआ है और वहाँ का डेटा गैदर करना पड़ेगा। डेटा गैदर करने के बाद सब्जेक्ट से बात करनी होगी और बाद में आप उनकी मेंटल जो स्टेटस है उसके बारे में और फर्दर डीप स्टडी कर सकते हैं। नाउ अभी उसके ऊपर एक और हमारे पास आया है कॉजी एक्सपेरिमेंट। अभी कॉजी एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, क्या होता है, इन सच सिचुएशन, अगर ऐसा कुछ जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट को प्रॉब्लम हो सकता है, इन सच सिचुएशन द रिसर्चर एडॉप्ट द मेथड ऑफ कॉजी, जिसका लैटिन वर्ड होता है एज इफ। कॉजी का मतलब होता है एज इफ। In such types of experiment, the independent variable is selected rather than varied or manipulated by the experimenter. यानी अगर कोई कॉजी इफेक्ट का मतलब होता है, कॉजी एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जो ऐसे सिचुएशन से गुजर गए हैं, उनके ऊपर ही हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनका इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो सिचुएशन अनएथिकल है, जो हमारे सब्जेक्ट के लिए हजार्डियस है, वो सिचुएशन को हम लोग क्रिएट नहीं करके जो ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन से गुजर गए हैं उनका इंफॉर्मेशन लेके हम लोग हमारा एक्सपेरिमेंट की रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सपेरिमेंट ग्रुप वी कैन हैव चिल्ड्रन who lost their parents in the earthquake. In the control group, children who experience the earthquake but did not lost their parents. Okay? अभी हम क्या करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप में ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स वो लोग उन्होंने खो दिए हैं अर्थक्वेक में, जो होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरा होगा कंट्रोल्ड ग्रुप, जहाँ पे अर्थक्वेक के बावजूद भी वो चिल्ड्रन के पेरेंट्स आज भी उनके साथ है। तो ये चीज़ों को हम बोलेंगे क्वाजी एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम लोग हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जो नेचुरल है उसको ही, उसके ऊपर ही हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज अबाउट द फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड द क्वाजी एक्सपेरिमेंट। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, इट इज़ द कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल, जो दो लोगों के, दो वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन है, को यानी साथ में, रिलेशन यानी रिलेशन होना। तो जो दो लोगों के, दो वेरिएबल्स के बीच में या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, उसके बारे में हम रिसर्च में क्या देखते हैं। In psychological research, we often wish to determine the relationship between two variables for prediction purpose. हम लोग दो वेरिएबल के बीच में प्रेडिक्शन को प्रेडिक्शन करने के लिए उनके ऊपर स्टडीज़ करते हैं, उनके रिलेशनशिप को जांच करते हैं। ये जो रिलेशनशिप होती है ये अलग अलग वे से होती है। एक जो था, जैसे बताती हूँ मैं यहाँ पे, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स टू डिटरमाइन वेदर दे आर एसोसिएटेड और कोवेरी और नॉट। हमारे पास तीन रिलेशनशिप होंगे, आइदर उन दो वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आइदर वो एक साथ आगे बढ़ेंगे या एक आगे बढ़ेगा, एक पीछे बढ़ेगा। ओके, तो ये अभी कैसे है हम देखते हैं। द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर which is known as a correlation coefficient. Its value can range from +1 to 0.0 to -1.0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोरिलेशनशिप, हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है, आगे जितने भी सम्स है उसमें हम लोग यही ढूंढने वाले हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसकी वैल्यू वेरी होती है -1 to +1। ओके, -1 to 0, ये 0 to 1, इस तरीके के ये पूरी रेंज है जिसके अंदर कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारा वेरी करता है। तो अभी हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन में लेट्स से हमारे पास एक x फैक्टर है और दूसरा है y फैक्टर। तो जो x अगर इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, यानी दोनों के बीच में एक ही डायरेक्शन में वो लोग ग्रो हो रहा है, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन।
दूसरा होता है जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है अगर x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होगा, ओके, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और एक कोई पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर न इंक्रीज न डिक्रीज, वो उनके कुछ रैंडम बिहेवियर होंगे, उसको हम लोग ज़ीरो कोरिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स के बीच में 3 टाइप का रिलेशन हो सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, ज़ीरो कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ये एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, ओके, रिलेटेड टू कोरिलेशन, इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या है? सर्वे रिसर्च इज़ नथिंग बट हमारे पास हम सर्वे करते हैं। जब हमारे पास अगर आपको पहले के ज़माने में ये इसको मतलब कि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, you may have read the newspaper or seen on the television that during election survey are conducted to find out if people would vote for a particular political party or favor a particular candidate। जब हम बात करते हैं पहले के ज़माने में जब भी कोई वोटिंग होती थी या इलेक्शंस होते थे, तो इलेक्शन के पहले एक जनरल वो लोग स्टेटमेंट देते थे कि अभी हमको ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पार्टी जो होगी वो विन करेगी, या ये पर्टिकुलर जो हमारा कैंडिडेट है वो विन करेगा। तो वो हम लोग कैसी इन्फॉर्मेशन निकाल देते? सर्वे रिसर्च से। तो सर्वे रिसर्च केम इनटू एक्सटेंसिव टू स्टडी ओपिनियन, एटीट्यूड एंड सोशल फैक्ट्स। सर्वे रिसर्च क्या है? ये स्टडी करने के लिए होता है कि लोगों का क्या ओपिनियन है, लोगों का क्या एटीट्यूड है, लोगों का क्या सोशल फैक्ट्स है, उसके बारे में स्टडी रिसर्च होता था। फैक्ट्स सच एज लिटरेसी रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि एक सिंपल उन्होंने एग्जांपल दिया है कि लिटरेसी रेट लेट से 1970 में कितना था या अभी 2025 में कितना है। देन यहाँ पे उन्होंने सर्वे रिसर्च यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स टू कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। सर्वे रिसर्च में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जैसे कि इंटरव्यूज़ लेना, क्वेश्चनरीज लेना, टेलीफोनिक सर्वे होना, या फिर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ये पर्टिकुलर क्या है इसको हम लोग और भी देखेंगे डिटेल्स में। पर्सनल इंटरव्यू, येस एवरीबडी नोज कि जब भी कोई आप पेशेंट हो, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बिफोर गिविंग यू एनी मेडिसिन ट्रीटमेंट दे विल आस्क यू सर्टन क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन के बेसिस पे वो आपको आगे का ट्रीटमेंट देते हैं। जब भी आप जॉब के लिए जाते हो तो जो आपके बॉस होते हैं या जो एम्प्लॉयर होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, दे जज कि आप वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सूटेबल हो कि नहीं हो। जब कोई सेल्स पर्सन होता है वो हाउसवाइफ के पास अगर कुछ उसको सेल करना है तो सेल करने से पहले भी वो उसका इंटरव्यूज़ लेगा या उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि ये आपके लिए सही है कि नहीं। अगर कोई मीडिया पर्सन है, वो कोई नेता का या कोई भी सेलिब्रिटी के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो भी उनसे इंटरव्यूज़ पूछते हैं। तो इंटरव्यू इज़ वेरी कॉमन टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं इजीली। उसके बाद हमारे पास जब हम बात करते हैं इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में 2 लोग होते हैं, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यूवी जो इंटरव्यू देता है, ओके। तो इंटरव्यू का पर्पज़ यही होता है कि हम लोग को सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, उसका ओपिनियन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके रीजंस क्या है, उसके पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे क्या चीज़ें अफेक्टेड है, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल सकता है। नाउ जब हम बात करते हैं इंटरव्यूज़ की, तो इंटरव्यूज़ हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड जिसको हम लोग स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड जिसको हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ वो होते हैं जहाँ पे हमारे जो इंटरव्यूवी है उनको हम लोग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर फ्लो में पूछते हैं। जो हमारा इंटरव्यूअर होता है, यानी लेट्स से मैं आज कोई कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ओके, दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन। वो उसकी 5 लाइन का उसका आंसर हो जाएगा। देन आई विल आस्क हिम कि अरे टेल मी समथिंग अबाउट योर करंट ऑक्यूपेशन, अभी आप करंटली क्या कर रहे हो उसके बारे में बताओ। उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि आगे जाके आपको क्या करना है, 5 साल में आपको आगे क्या बढ़ना है, आपको क्यों लगता है आप हमारी कंपनी के लिए राइट फिट हो, आपको मेरी कंपनी के बारे में क्या मालूम है। ये कुछ 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग फ्लो में पूछते हैं, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ओके। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम लोग उस तरीके का रहता है जहाँ पे इंटरव्यूअर का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इट विल डिपेंड, और वो जो पूरा इंटरव्यू होता है
उसको लेके आगे फ्लो करने वाला बंदा होता है इंटरव्यूई, ओके, जो वो पूरा इंटरव्यू को हैंडल करता है। उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे, उसके जो आंसर्स रहेंगे, उसके ऊपर इंटरव्यूअर नया क्वेश्चन पूछेगा, तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड। उसमें भी और हमारे पास दो टाइप के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड, जहाँ पे सामने वाला पर्सन को हम लोग सब्जेक्टिव आंसर के लिए व्हाट यू कैन से एनकरेज करते हैं, जहाँ पे उसको हम लोग एक क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे कि मैं एक एग्जांपल, एक कैंडिडेट को मैंने ऐसा पूछ दिया कि प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब। अभी ड्रीम जॉब के बारे में उसके पास बहुत सारे, उसके पास 5 लाइन का भी आंसर हो सकता है, उसके पास 10 लाइन का भी आंसर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओके। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम कब किसको कभी कभी पूछ सकते हैं, एक इंडिविजुअल को पूछ सकता है, एक इंडिविजुअल ग्रुप को पूछ सकता है, ग्रुप टू इंडिविजुअल भी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं, और ग्रुप टू ग्रुप भी इंटरव्यूज़ होते हैं। तो बेसिकली इंटरव्यूइंग इज अ स्किल विच रिक्वायर्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग, ओके। इंटरव्यू लेने के लिए भी आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग रहनी चाहिए, तब जाके वो आप इंटरव्यू ले सकते हैं। अ गुड इंटरव्यूअर नोज हाउ टू मेक द रिस्पोंडेंट एट ईज एंड गेट द ऑप्टिमम आंसर। अगर आगे जाके आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी में आगे बढ़ना है, तो इंटरव्यू कैसे लेना है उसके ऊपर बहुत बड़े से थ्योरीज है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो काउंसलिंग में आपको अपने क्लाइंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ किस ईज में बात करना है, आपको रेपो कैसे मेंटेन करना है, आपको कैसे लिसनिंग स्किल्स अपनी दिखानी है, उसके बारे में आपको पूरा समझाया जाता है। तो ही शी रिमेन सेंसिटिव टू दी वे पर्सन रिस्पॉन्ड्स, ओके। सामने वाला जैसे बोलता है उस हिसाब से आपको एम्पैथी दिखानी है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, और अगर कहीं पे लगा है तो आपको प्रोब भी करना है। प्रोब करना है इसका मतलब वो भी जो भी बोलेंगे उसको एक्नॉलेज करके आगे अपना बात रखना है। If the respondent gives a verge answers, the interviewer may try to get specific and concrete answer. कभी कभी इंटरव्यूई जो रहता है उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं आता है, तो अगर आपको जो रिलेटेड आंसर चाहिए उसके लिए आप अपना क्वेश्चन को रिपीटेड अलग अलग फॉर्मेट में उसको पूछ सकते हैं। तो हमारे पास इंटरव्यू मेथड ऐसे होते हैं जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं, बट येस ये टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यूअर जो रहता है उसको स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए, तब जाके हम राइट इंफॉर्मेशन कैंडिडेट से गैदर कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चनरीज सर्वे। क्वेश्चनरीज सर्वेज यस वेरी इजी, आप सभी को मालूम होगा, गूगल फॉर्म्स। इसके लिए मैं बेस्ट एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी रिटर्न है, उसमें आपको अपने आंसर्स मेंशन करने हैं। तो जब गूगल फॉर्म्स अभी इंटरनेट के ज़रिए हमारे पास वर्चुअल वे से आता है, उसके पहले क्वेश्चनरी सर्वे होते थे जिसमें हार्ड कॉपीज़ में सब्जेक्ट के रिलेटेड या पार्टिसिपेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करते थे, जो बहुत ही सिंपल वे ऑफ सर्वे होता है, वर्सेटाइल होता है, लो कॉस्ट होता है, और सेल्फ रिपोर्ट मेथड्स होती है जिसमें हम अपने बारे में सामने वाले को बताते हैं एज अ सब्जेक्ट। सो ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि इंटरव्यू में कैसे होता है, मैंने बताया कि जैसे इंटरव्यूई अपना आंसर देगा उस हिसाब से थोड़ा हमारा इंटरव्यू इधर उधर हो सकता है, बट क्वेश्चनरी सर्वे में ऐसा नहीं होता। ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट को उसको रीड करना है और अपने आंसर्स को देना है, ओके। अभी उसमें भी दो टाइप के होते हैं, जैसे बोला ओपन एंडेड, इसका मतलब है सब्जेक्टिव आंसर होते हैं। एक ही क्वेश्चन के आप 5 लाइन में भी आंसर दे सकते हैं, 10 लाइन में दे सकते हैं, 100 लाइन में दे सकते हैं। जबकि क्लोज एंडेड यानी जिसका एक सटीक आंसर होगा, जैसे कि मैं आपको पूछूंगी आपका घर कहाँ है, तो कहाँ है का मतलब होगा कि लेट से आपका घर मुंबई में है, तो मुंबई इज एक स्पेसिफिक आंसर हो गया। अभी अगर मैं ये पूछूंगी कि आपके घर में क्या क्या रखा हुआ है, तो वो चीज़ों के लिए ओपन एंडेड हो गया कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। जैसे क्लोज एंडेड के अंदर मैं और एक पूछूंगी कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, ओके। तो फेवरेट डिश आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, बट एक स्पेसिफिक नेम होगा। बट मैं आपको ये बोलूँ कि आपको आपकी फेवरेट डिश कैसे बनाना है वो आता है क्या, तो दैट विल बी ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड इज नथिंग बट ऑब्जेक्टिव, जबकि ओपन एंडेड इज सब्जेक्टिव, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे ऑलरेडी येस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, येस नो में ट्रू फॉल्स में होता है क्लोज एंडेड, और ओपन एंडेड जो रहते हैं वो वेराइटी ऑफ आप लाइन्स में लिख सकते हो। समटाइम ये जो क्लोज एंडेड होते हैं वो अग्री, अनडिसाइडेड, डिसअग्री, ऐसे 3 डिफरेंट फॉर्मेट में भी हो सकता है। कभी कभी 5 पॉइंट्स आंसर्स भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रांगली अग्री,
अग्री, अनडिसाइडेड, डिसअग्री एंड स्ट्रांगली डिसअग्री। ये यहाँ पे उन्होंने क्यों मेंशन किया है, आगे जाके जब आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च में जो इंटरव्यूज़ आते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के टाइम पे आपको 3 पॉइंट या 5 पॉइंट स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। द क्वेश्चनरीज इज यूज फॉर कलेक्टिंग बैकग्राउंड एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन about the past behavior, attitude and opinions, knowledge about the particular topic and expectations and the aspirations of the person. Sometimes a survey is conducted by the sending the questionnaires by mail. The main problem of mailed questionnaires is poor response from the respondent. जब भी हम लोग मेल या इस तरीके का करते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि रिस्पोंडेंट अगर लंबा वाला आपका क्वेश्चनरीज है तो वहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिलता है। उसके बाद टेलीफोनिक सर्वे, जैसे पहले के ज़माने में होता था, सर्वे का ये दूसरा फॉर्मेट है, बट ये टेलीफोन से होता है। नाउअडेज शायद ये नहीं होता है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं। अभी हमारे पास मोबाइल फ़ोन या SMS के ज़रिए भी ये होता है, बट इट इज़ नॉट दैट मच पॉपुलर नाउअडेज। ओके, इसके अपने अपने लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस है कि एडवांटेजेस है कि आप क्विकली इफ़िशिएंटली इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन, न्यू इश्यूज़ के बारे में आप इसके बारे में जो भी इश्यूज़ है उसको अराइज हुए वो आप इसके अंदर पूछ सकते हैं। पीपल मे गिव इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन बिकॉज मेमोरी लैप्स और दे मे नॉट वांट टू लेट द रिसर्चर नो व्हाट दे रियली बिलीव अबाउट अ पर्टिकुलर इशू। समटाइम ऐसा होता है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं वो हमसे इंफॉर्मेशन नहीं रिवील करते हैं कि वो रियल में क्या सोचते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो ये टेलीफोनिक सर्वे है वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। नाउ दिस वॉज दी अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यूज़ हो गया, टेलीफोनिक सर्वे हो गया। अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये भी क्या चीज़ है देखते हैं। Psychologists have constructed different types of tests for assessment of various human characteristics such as intelligence, aptitude, personality, interest, attitudes, values, education, achievements. साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो डिफरेंट टाइप के हमारे जो टेस्ट होते हैं उसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जैसे कि हमारा इंटेलिजेंस हो गया, हमारा एप्टीट्यूड हो गया, हम किस तरीके की पर्सनालिटी है, हमारा कहाँ पे इंटरेस्ट है, हमारा कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या एटीट्यूड है, हमारे वैल्यूज़ क्या है, हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या है, उसके बारे में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से हम लोग पता करते हैं। ये कहाँ कहाँ होता है, अगर मुझे कोई कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, प्लेसमेंट्स करना है, उसकी ट्रेनिंग लेनी है, उसको गाइडेंस देना है, या उसको जो भी कोई डिसऑर्डर है उसको डायग्नोस करना है, वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज एंड ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू असेस एन इंडिविजुअल स्टैंडिंग इन रिलेशन टू अदर ऑन सम मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है वो क्या करती है, वो इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन गैदर करती है कि उसका मेंटल और बिहेवियर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। Objectivity refers to the fact that if two or more researcher administer a psychological test on a same group of people, both of them would come up with more or less the same values for each person in the group. This is very very important. जब भी हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई मैं एग्जाम्पल ले लूँ, लेट से पर्सन ए के ऊपर हम लोगों ने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया, आज लिया, लेट से जुलाई में ले लिया। अभी ये जुलाई का हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर किया, 3 दिन के बाद वही टेस्ट दूसरा रिसर्चर लेगा, ओके, और उस टाइम पे भी जो रिसर्चर का जुलाई में जो इन्फॉर्मेशन हुआ, लेट से 1 जुलाई को और 4 जुलाई को, तो दोनों के टाइम पे दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 जुलाई को जो हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किया उसका एकदम हाई हमको रिस्पॉन्स मिला और 4 जुलाई को जो हमने लिया उसका बहुत बैड रिस्पॉन्स मिला। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हमारी गलत है। The procedure of administrating the test such as environmental condition, time limit, mode of administration should be the split and the procedure for scoring of the participant response need to be described. जब हम लोग कोई भी टेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर कौन वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, यानी कौन बंदा वो टेस्ट ले रहा है,
ले रहा है, यानी हु इज़ द साइकोलॉजिस्ट, हु इज़ द रिसर्चर। एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, टाइम लिमिट क्या है, किस तरीके का मोड से हम लोग ले रहे हैं, कि इंडिविजुअल का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या ग्रुप का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हमको अटेंशन देना पड़ता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड इन्वॉल्व सर्टन स्टेप्स. It involves detailed analysis of items and estimating reliability, validity and norms of whole test. This is very important. जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसके क्या नॉर्म्स है, उसको किस तरीके से आपने सिस्टमेटिक लिया है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस दी टू न्यू टर्म. रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है. So what is reliability? Reliability is the test refers to the consistency of scores obtained by an individual on the same test on two different occasion. जैसे मैंने अभी बताया, अगर किसी बंदे का हमने टेस्ट 1 जुलाई को लिया है और वही टेस्ट वापस हमने 4 जुलाई को लिया, तो उन दोनों के जो स्कोर्स है वो थोड़े सिमिलर होने चाहिए. अगर एक्सट्रीमली रॉन्ग अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब है आइदर वो सब्जेक्ट के साथ कुछ गड़बड़ है या एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ कुछ गड़बड़ है. फॉर एग्जाम्पल, you administered the test to a group of students today and re-administered it on the same set of students after some time, let us say 20 days. If the test is reliable, there should not be any variation in the scores obtained by the student on two occasion. ओके, अगर वो जो टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो रिलायबल है तो दोनों के अंदर सेम रिजल्ट आएगा. अगर सेम रिजल्ट नहीं आता है, इसका मतलब है वो टेस्ट रिलायबल नहीं है. दूसरा एक तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, वही टेस्ट को 2 हाफ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे, 2 ग्रुप को अलग अलग, यानी एक ही टेस्ट में समझो 50 क्वेश्चन है तो 1 to 25 एक ग्रुप को देंगे, 25 to 30 दूसरे ग्रुप को देंगे. इससे भी हम लोग को रिलायबिलिटी समझ में आती है. ओके और या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 135 एक ग्रुप को दें और एक 246 किसी और को दें, और इस तरीके से भी हम लोग ऑड एंड इवेंट आइटम को सेग्रीगेट करके रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज वैलिडिटी? वैलिडिटी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टर्म. वैलिडिटी का मतलब है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए वो पर्टिकुलर एग्जाम या वो पर्टिकुलर टेस्ट हमने बनाई है वो वही फाइंड आउट करना चाहिए. ओके, वो दूसरी चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी चाहिए. अभी वो क्या है? For example, if you have constructed a test of mathematics achievement, whether the test is measuring mathematical achievement or for example language proficiency. अगर आपने कोई एक आपने टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें आपको सामने वाले का मैथमेटिकल एबिलिटीज़ कितनी है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो टेस्ट वही मेजर करना चाहिए. वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी है वो मेजर कर दिया तो इसकी वैलिडिटी 0 है. जिसके लिए बनाया है वो वही चेक करना चाहिए, कोई दूसरा चेक करके आया तो वो गलत है. तो इस चीज़ों में आपको ध्यान रखना है व्हाट इज़ रिलायबिलिटी एंड व्हाट इज़ वैलिडिटी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आगे इसके ऊपर बहुत बड़े मतलब कि चैप्टर्स है. चैप्टर्स के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छी सी बात हुई है. नाउ हमारे पास कौन से डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिफ़िकल्टी लेवल. जब हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो उसको बेसिकली हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है कि हमने कौन से लैंग्वेज में बनाया है, बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग उसको कैसे कंडक्ट करवाते हैं और क्या डिफ़िकल्टी लेवल है. जैसे कि अगर समझो हम बात करेंगे, सबसे पहला है दैट लैंग्वेज. लिटरेसी इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग वर्बल टेस्ट एज द आइटम हैव टू रिटर्न इन सम लैंग्वेज. अगर सामने वाला सब्जेक्ट हमारा लिटरेट है तो उसके लिए वो टेस्ट देना ईजी हो जाएगा. बट हमारे पास कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अगर वो लिटरेट भी नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ सम सिम्बॉल्स, पिक्चर्स हम उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, उसको वो टेस्ट को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. दूसरा हमारे पास है एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रिसर्चर टू 1 person एट अ टाइम. अभी दूसरा फॉर्मेट क्या है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. हम लोग एट अ टाइम किसी एक के साथ ही वो पर्टिकुलर टेस्ट कंडक्ट करेंगे. ओके, तो वो कितने लोगों के साथ आप एट अ टाइम कर रहे हो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरा होता है ग्रुप टेस्ट. जैसे कि अगर आपने देखा होगा रेलवे की एग्ज़ाम्स होती है या एयर इंडिया की एग्ज़ाम्स होती है तो एट अ टाइम बहुत सारे लोग एक ही पेपर को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे हमने उसको ग्रुप टेस्ट का नाम देते हैं. ठीक है, वो तो जस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया.
In group test, as I told you, instructor about the answering the items, okay, are written on the test in which the test take reads and answer the questions accordingly. हमारे पास ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके बाद हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं या पार्टिसिपेंट होते हैं उनको बोलते हैं कि आप आंसर लिखो. तो ग्रुप टेस्ट जनरली इजी होता है, टाइम कंजम्पशन नहीं होता है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा इजी फटाफट आंसर आपको मिलते हैं. दूसरा हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू स्पीड्स एंड पावर. अगर हमारे पास कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है जो टाइम ओरिएंटेड होती है और कुछ ऐसी होती है जो टाइम ओरिएंटेड नहीं होती है, जैसे कि इन अ स्पीड टेस्ट देयर इज अ टाइम लिमिट विद द टेस्ट टेकर इज रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल दी आइटम्स. जैसे कि अगर मेरे पास 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन के लिए मैं उनको बोलूँगी कि लेट से आपको आधे घंटे में ये 50 क्वेश्चन क्लियर करने हैं. तो ये हो गया स्पीड टेस्ट, यानी उसको टाइम भी मैनेज करना है और उसको क्वेश्चन के आंसर्स भी देने हैं. जबकि दूसरे हमारे पास पावर टेस्ट होते हैं. इट इज़ अंडरलाइंग द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल बाय अलाउिंग देम सफिशिएंट टाइम. दिस टेस्ट डू नॉट हैव द टाइम लिमिट. In a power test, the items are generally arranged in an increasing order of difficulty. पावर टेस्ट में क्या होता है कि लेट से आपके पास 50 क्वेश्चन दिए हैं, 50 क्वेश्चन को लेट से मैंने बोला कि आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या होगा कि 1 से 10 जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो बहुत इजी होंगे, 10 से मतलब कि 11 से जो 20 होंगे वो थोड़े एक लेवल हाई रहेंगे, बाद में 21 to 30 उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगे. तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल आगे बढ़ता है जो क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो लेवल बढ़ता जाता है, उसको हम बोलते हैं पावर टेस्ट. इट इज़ हावेवर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट अ प्योर स्पीड और पावर टेस्ट. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अगर हम लोग को कोई मुझे बोलेगा कि मैडम आप ऐसा टेस्ट बनाओ जिसमें स्पीड भी हो पावर भी हो, तो ऐसा वेरी डिफ़िकल्ट है. ये डिपेंड हमको सामने वाला हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा पार्टिसिपेंट है, उसको हम लोग को क्या फाइंडिंग के लिए हमने उसके ऊपर टेस्ट लिया है, उसके ऊपर डिपेंड है कि मुझे कौन सा टाइप का टेस्ट लेना है. ओके उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है केस स्टडीज़. यस, केस स्टडीज़ आपको ऑलरेडी आपने काफ़ी बार इसको मतलब इट्स वेरी जनरल टर्म. इन दिस मेथड द एम्फेसिस इज गिवन ऑन इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर केस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस के बारे में या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को यहाँ पे एसेस करने वाले हैं. इंस्टेड ऑफ ग्रुप या पूरा टीम को एसेस नहीं करते, एक इंडिविजुअल को एसेस करते हैं. The case can be an individual with the distinguishing characteristics. For example, a patient showing psychological disorder. एक पेशेंट है जिसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम दिखते हैं, तो उसको हम लोग पूरा केस स्टडी के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे. The cases that we select study are unique and therefore are rich in information. जब भी हमारे पास कोई केस स्टडी है, इसका मतलब है आइदर वो बहुत ही ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसको हम लोग रिवील करने वाले हैं, इसके लिए वो ज़्यादातर हाई इन इंफॉर्मेशन होता है, रिच इन इंफॉर्मेशन होता है. कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसके अंदर हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो बंदे के साथ. तो केस स्टडी इज़ नॉट ऑलवेज अ सिंगल टाइप ऑफ असेसमेंट. उसमें हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है जिससे हम केस स्टडी को क्लियर करते हैं. Okay, researcher to understand feeling, fantasies, hopes, fear, traumatic experiences, parental upbringing and so on. जब कोई रिसर्चर होता है तो उसको ये कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट लेना है, वो सामने वाले की क्या फीलिंग्स है, उसकी क्या फैंटेसीज है, उसकी क्या होप है, उसकी क्या फियर है, वो कौन से ट्रॉमिक एक्सपीरियंसेस से गुजरा है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के उसको पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्रिएट करना है. So a case study is a valuable research tool in the field of clinical psychology and human development. Okay, clinical psychology और human development के लिए बहुत ही important चीज़ है case study. So case study is always in-depth information of people's life. Okay. The problem of validity in a single case study is quite challenging. इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारा सब्जेक्ट को हमको सपोर्ट करना चाहिए. अगर सब्जेक्ट हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा पार्टिसिपेंट हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे केस स्टडी का जो इन्फॉर्मेशन है उसको वैलिडेट करने के लिए उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ डेटा. ओके, हमारा जो डेटा है उसको अगर हम उन लोग को एनालिसिस करना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है.
In the earlier section, we discussed different methods for collecting information. After data are collected, the next job of the researcher is to draw the conclusion. अभी हम लोगों ने इसके ऊपर इसके पहले जो भी इंफॉर्मेशन लिया कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हमारे पास इंटरव्यूज़ होते हैं, हमारे पास सर्वेज होते हैं, केस स्टडीज़ होती है या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, जिसके ज़रिए हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंफॉर्मेशन गैदर तो कर लिया, अभी उसका इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम कंक्लूजन लेके आएंगे उसके बारे में हम लोग को एनालिसिस करना है डेटा का. सो दिस आर दी जो भी हमारा डेटा है, आइदर इट इज़ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड. हमारे पास दो मेथड है. वी जनरली यूज टू मेथोडोलॉजिकल अप्रोच फॉर एनालाइजिंग डेटा. वन इज क्वांटिटेटिव एंड वन इज क्वालिटेटिव. अभी क्वांटिटेटिव क्या है? एज यू मे हैव गैदर्ड बाय हाउ नाउ रिसर्च साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चनरी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज एक्सेट्रा, certain a series of close-ended questions. There is a question that and their probable responses are given in the measures. Generally, these responses are given in a scaled forms. That is, they indicate their strength and magnitude of the response. जब भी हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम लोग ने सामने वाले का बहुत सारा वेरियस डेटा इकट्ठा कर लिया बाय साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चनरीज या स्ट्रक्चर्ड या इंटरव्यूज से. अभी हमको क्या करना है, उसके जो इंफॉर्मेशन आई थी उसको हमने मैग्नीट्यूड में रिकॉर्ड किया है या उसके स्ट्रेंथ में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पावर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल दे मे वेरी फ्रॉम 1 लो हो सकता है टू 5 हो सकता है या 7 to 11 भी हो सकता है. इस तरीके का हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर किया है. At the end, the researcher calculate the total of all these numbers and arrives at a aggregate score which tells about the participants' level on that particular attribute. अभी ये सब जो हमारा डेटा हो गया गैदर, उसके बाद रिसर्चर बहुत सारी कैलकुलेशन करता है और उसके ऊपर उसको एक एग्रीगेट स्कोर निकालता है और स्कोर से हम लोग को पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. For the purpose of drawing conclusion, a researcher may compare individual scores with that of the group or compare the scores of two group. Generally researcher कैसे find out करता है, वो क्या करता है, इंडिविजुअल का स्कोर ग्रुप के साथ कंपेयर करेगा या दो ग्रुप का स्कोर्स कंपेयर करेगा और उसके बाद उनकी स्टैटिस्टिकल मेथड से एक कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ स्टडीज़ रिवील करेगा जो ऑलरेडी हमारे पास हम लोग ने मतलब कि क्लास 10th में आपने सीखा होगा, जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है जिसको हम लोग मीन, मीडियन, मोड, इसमें भी आने वाला है आपको. ये सब इंफॉर्मेशन से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे पास जो रिसर्चर है वो कौन सी मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ के बाद एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि मीन कैसे क्या आया है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कोएफिशिएंट, कोरिलेशन क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. वो हो गया हमारा क्वालिटेटिव मेथड्स. नाउ क्वांटिटेटिव मेथड्स. क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है? ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर वेरी कॉम्प्लेक्स. दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉस्ट व्हेन वन elicits इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिस्पोंडेंट टू ऑन बेसिस ऑफ क्वेश्चन. अगर मुझे आपको पूछना है कि आपने फर्स्ट आपकी जो ट्रिप हुई थी फॉरेन, उसका आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो एवरीबडी विल हैव दैट डिफरेंट एक्सपीरियंस. सबका एन्जॉयमेंट अलग था, सबका फियर अलग था, सबका एक फन अलग था. तो अभी क्या होता है कि हर ह्यूमन को हम लोग को जब कोई रेटिंग से फाइंड आउट करना है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्वालिटेटिव मेथड से हम लोग कर सकते हैं. If you want to know how a mother feels about loss of her child, you need to hear her story to understand how her experience is organized and what meaning she has given to her suffering. जब भी अगर कोई मदर है, कोई मदर को अगर उसका चाइल्ड है अगर उसने लॉस कर दिया है और जब आप उसको पूछते हो कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, तो वो एक्सपीरियंस किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगी, वो किस तरीके की अपनी सफरिंग एक्सप्लेन करेगी, ये हो जाता है क्वालिटेटिव मेथड, जिसके अंदर वो अपना इमोशंस आपके साथ शेयर कर रही है. वन ऑफ द नरेटिव वेज यानी वो सामने वाला आपको बताता जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म
ऑल्सो डेटा आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्कोर्स। जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको स्कोर में हम लोग नहीं अवेलेबल करवा सकते हैं। जैसे कि पार्टिसिपेंट के पास उसके खुद के वर्ड्स होंगे, ओके, रिसर्चर उनके फोटोग्राफ्स ले सकता है, इंटरव्यूज रिस्पॉन्स नोट कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ डेटा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्कोर्स और सब्जेक्टेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जब भी हम क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करते हैं उसको जनरली नंबर में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्या है, it must be understand that the qualitative and quantitative methods are not contradictory, rather they are complementary to each other. In order to understand phenomena in its totality, a suitable combination of both methods are warranted. जब भी अगर आपको किसी बंदे के बारे में कोई एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो नाउ इट विल बी एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ रिसर्चर, इट विल बी योर स्किल्स कि आपको कौन से टाइप के क्वालिटेटिव मेथड्स लेने हैं, कौन से टाइप के क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करने हैं, सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर सब्जेक्ट वेरी वेल। नाउ वी विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। जब भी हम लोग बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज, हमने बहुत सारी बातें कर ली, तो अभी उसके अंदर बहुत सारी हमारे पास लिमिटेशंस भी है। देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रूथ, ज़ीरो पॉइंट। अभी इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, नो पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ ज़ीरो इंटेलिजेंस। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते अरे ये ज़ीरो स्मार्ट है, ऐसा नहीं बोल सकते। वी कैन से हाँ ये लेस स्मार्ट है, हाँ ये बहुत ओवर स्मार्ट है, या ये हाँ ही इज़ एवरेज पर्सन। तो हमारे पास लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट, ऐसा हमारे पास कोई ऐसा क्या बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट नहीं है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। अभी इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल टेस्ट आर डेवलप कीपिंग इन द व्यू ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ टेस्ट डेवलप फॉर अ अर्बन स्टूडेंट मे कंटेन आइटम्स दैट डिमांड familiarity with the stimulus available in the urban setting, multi-stored building, airplanes, metro railway, etc. Such a test is not suitable for the use with children living in tribal areas. Okay? जब हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर टेस्ट हमने डेवलप की है, हमने कोई कंस्ट्रक्ट की है टेस्ट, तो अभी क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा सब्जेक्ट कहाँ का है, क्या वो अर्बन एरिया का है, क्या वो रूरल एरिया का है, क्या वो मेट्रो सिटी का है, उस बेसिस पे भी हमारे जो रिस्पॉन्सेज है वो वेरी हो सकते हैं। तो हमारी जो साइकोलॉजिकल टूल्स है वो रिलेटिवली डिपेंड वो कौन से बंदे ने बनाया है और उसमें कौन से टाइप के रिस्पोंडेंट हम लोग को राइट आंसर दे सकते हैं, या फिर वहाँ की रिलायबिलिटी वेरिएबिलिटी हाई हो सकती है, वैलिडिटी। ओके, तो वो डिपेंड हमारे सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग को कौन सा यूज़ करना है, इट डिपेंड कि सब्जेक्ट का बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। बहुत सारे टाइम पे हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। ड्यू टू दैट अगर हम लोग को कोई क्वालिटेटिव डेटा हासिल करना है उस टाइम पे, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू गेट द आइडिया। तो हमारा सब्जेक्ट भी थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए, सो दैट इट कैन हेल्प अस फॉर गिविंग अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द एथिकल इश्यूज। अभी एथिकल इश्यूज क्या है, इंटरेस्टिंग है ये। एथिकल इश्यूज ये है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च इज अ कंसर्न विथ ह्यूमन बिहेवियर। The researcher is expected to follow certain ethics while conducting the studies. Okay? जब हमारा कोई रिसर्चर होता है, वो कोई पर्टिकुलर रिसर्च करना चाहता है, तो उसका जो आउटपुट है दैट ही हैज़ टू टेल टू देयर सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट को बताना चाहिए। अभी उसमें क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उसको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला है कि वो जो भी पार्टिसिपेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहता है, उनका वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होना चाहिए। किसी को फोर्सफुली हम लोग पार्टिसिपेंट नहीं बना सकते इन रिसर्च, ये अनएथिकल होगा, ये एथिकल इश्यूज़ के अगेंस्ट होगा।
दूसरा, जब हम कोई भी सब्जेक्ट को हमारे रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको सामने वाले को बोलना है कि आपके ऊपर हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं और ये रिसर्च का ये आउटपुट आने वाला है, या जो भी आपकी रिसर्च की जो हाइपोथेसिस है, जो वेरिएबल्स आप यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देना है। वाई आप उनके अनअवेयरनेस के में उनका आप नहीं ले सकते हो, उनका पार्टिसिपेशन नहीं करवा सकते हो, और हमारे सब्जेक्ट का या पार्टिसिपेंट का या हमारे रिस्पोंडेंट का हजार्डियस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उनकी लाइफ के साथ खेलना नहीं चाहिए, उनके मेंटल इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए, उनके बिहेवियर में कोई चेंजेस आए, ऐसा कोई भी अनप्लीजेंट चीज़ें या हार्मफुल एक्टिविटीज़ उनके साथ नहीं करनी है। तो उनको इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का मतलब है कि आप अपने पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि आपका रिसर्च क्या है, उससे आपका क्या फाइंडिंग्स होने वाला है, वो फाइंडिंग जनरलाइज करने के टाइम पे, यानी आपका रिसर्च कितना चलने वाला है, या जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको सामने वाले को बताना है। वंस यू आर डन विथ योर होल रिसर्च, आपका रिसर्च का क्या पहले आपने क्या ये था ऑब्जेक्टिव था, वो आपने कैसे फुलफ़िल किया, और उसमें अपने पार्टिसिपेंट ने किस तरीके से आपको हेल्प किया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी है। जैसे आपका पार्टिसिपेंट आपके रिसर्च के पहले था, सेम उसका मेंटल स्टेटस, उसका फिज़िकल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उनके साथ रिसर्च में उनकी आपने हेल्प ली, बट रिसर्च के बाद उनके मेंटल स्टेटस को आपने हैरेस किया या आपने उनकी फ़िज़िकली कुछ उनको हज़ार्ड दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो रिसर्च के पहले जैसे थे सेम टाइप के वो रिसर्च के बाद भी होने चाहिए। और मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपको उनके साथ रिज़ल्ट शेयर करना है। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि रिसर्चर उनके जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं या उनको हाफ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा अनट्रस्टी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, एंड लास्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्स। ओके, बहुत सारे टाइप में ऐसा होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन रिवील करने वाले हो तो वो सब्जेक्ट की जो आइडेंटिटी है वो आपको रिवील नहीं करनी है। उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट को लोग दूसरी मतलब कि बैडली उनको ट्रीट करें, या उनकी इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं देनी चाहिए सोसाइटी की वो आपने अपने रिसर्च में लिख डाली है और उनकी आइडेंटिटी रिवील की है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी अलग हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो हमारे यहाँ पे सेकंड हमारा जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज़, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जुपिटर वाइब्स।